कॉपी सब लोगों की चेक हो चुकी है और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज सबने प्रोग्राम लिखा है वो सबका ही गलत है, 2-4 को छोड़ के। इस बात को ध्यान रखा करो कि जो चीज नोट करवाई जाती है उसको ध्यान से नोट किया। और कॉपी मत किया करो, खुद से लिखा करो। सारे लोग अपना ऑन करें पहले, ऑन योर वीडियो मोड। अभिजीत सिंह, अजय प्रताप सिंह, जीत कौर, Present, sir. अभिनंदन, आयुष राणा, भव्या, Present, sir. वीरेंद्रजीत सिंह, Present, sir. वंशु, देवांशु, गुणवीर सिंह, गुरवीर सिंह, गुरजीत कौर, Present, sir. गुरनूर सिंह, Present, sir. गुरप्रीत सिंह, Present, sir. गुरताज सिंह, Present, sir. जशनप्रीत सिंह, Present, sir. जसप्रीत सिंह, Present, sir. कशिश, कोमलप्रीत कौर, Present, sir. मनजोत सिंह, मन्नत शर्मा, Present, sir. मानसी, नवजोत सिंह, नवतेज सिंह, Present, sir. रतन कौर, रेहान, रितीश सैनी, Present, sir. साहिब, Present, sir. स्माइल पास कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? सक्षम सिंह राजपूत, श्रेया सेठ,
Present, sir. Sohbat, Present, sir. Teeraj Singh and Watanpreet Singh. किसी का नाम छूट गया है तो बोल दो। आयुष राणा प्रेजेंट। ठीक है, और अजय प्रताप। देवांशु वर्मा। ठीक है, और देवांशु वर्मा। यस सर। अच्छा, प्रेजेंट है। हाँ जी, चलो। गुरवीर सिंह तो नहीं है ना? ये एब्सेंट रहेगा। चलो भाई, तो सबसे पहले गॉस थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं, है ना? आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पे आ जाओ, 33 पे, पेज नंबर 33। जी, क्या है? गॉस लॉ। Important for CBSE board exam. Important है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। According to the Gauss law, It's 13 hours. according to the Gauss law, inverted comma में लिखना है। Electric flux through any closed surface, note down। इसके बाद electric flux through any closed surface चलेगा। According to the Gauss law, electric flux through any closed surface is the product of charge enclosed through the surface and 1 upon epsilon naught. 1 upon epsilon naught. Inverted comma close. Means the flux is equal to closed interval P dot ds. ऐसे लिखा जाता है। Closed interval इसको पढ़ते हैं। P dot ds is equal to Q enclosed into 1 by epsilon। इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल फ्लक्स होगा। अब इसको समझना होगा। अगर ये 3 मार्क्स का है, इतना लिख दोगे स्टेटमेंट, और ये तो 1.5 मार्क्स में। फिर कहा जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल देने के लिए कहा जाए, तो इसमें एग्जाम्पल ये देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge due to point charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे Q/R²। ये एग्जांपल। तो हमने पॉइंट चार्ज यूज किया प्लस की r डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी r डिस्टेंस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी होगी Q/R²। ये बात प्रूफ करी जाएगी। प्रूफ ऐसे करी जाएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम अ गॉसियन सरफेस। किसी चार्ज की वजह से
किसी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इस r डिस्टेंस पे एक ऐसा इमेजिनरी गाउसियन सरफेस लेंगे। गाउसियन मींस गाउस एक साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से उसका नाम गाउसियन इमेजिनरी सरफेस। इस तरीके से ये सरफेस अज्यूम करेंगे, ये एक्चुअल में इमेजिनरी है जो कि नहीं है, लिखने इमेजिनरी गाउसियन सरफेस, इमेजिनरी गाउसियन सरफेस। ऐसा सरफेस लेंगे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री बनाए या 0 डिग्री बनाए, याद रखना। देखो यहाँ पे टेंजेंट करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ कहीं भी देखो ये सरफेस पे टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समझ आया? तो गॉसियन सरफेस लेने का अपना फैशन है। कैसे कि हम गॉसियन सरफेस का शेप ऐसा लेंगे कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से निकलना है वहां या तो इस सरफेस पे टेंजेंट ड्रा कर दें इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से या तो 0 डिग्री का एंगल बनाए या 90 डिग्री का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 0 डिग्री का बनाएगी तो E डॉट ds cos थीटा करेंगे तो cos 0 बन जाएगा, 90 बनाएगी तो E डॉट ds cos 90 करेंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। इस सुविधा के लिए तो हमने क्या किया कि एक स्फेरिकल शेल मान लिया गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल शेल, क्योंकि इस चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सारा 3D डायरेक्शन में जाएगी चारों, तो एक फुटबॉल के तरह हम इस सरफेस गॉसियन सरफेस ऐसे क्लियर। तो ये सब तो मैं समझाने के लिए डायग्राम बता रहा था, आप अगर ऐसे बनाओगे तो ऐसे होगा, प्लस क्यू चार्ज ऐसे और इससे आर डिस्टेंस का एक हमने गॉसियन सरफेस रिव्यू किया जिसकी रेडियस है आर, और यहाँ पे एक एरिया हमने कट किया ds एरिया जिसका डायरेक्शन भाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस पे नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। नॉर्मल डायरेक्शन में अब तो कहानी थोड़ा बहुत क्लियर हो गई। एरिया वेक्टर नॉर्मल कैसे है, तो चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा दोनों के बीच में क्या है 0 डिग्री, थीटा दोनों के बीच में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा यहाँ वो डिफाइन निकलेगा, इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, इसकी वजह से ds एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो डिफाइन निकलेगा। तो पूरा अगर सरफेस से फ्लक्स पूछा जाए तो डिफाई को टोटल एरिया तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहता ये है कि फ्लक्स अगर कैलकुलेट टोटल करना चाहो तो क्लोज्ड इंटरवल E डॉट ds लिख दो और उसको टोटल इंटीग्रेट कर दो
वही होगा Q enclosed upon epsilon naught। टोटल फ्लक्स क्या बोला मैंने, इतने एरिया से अगर फ्लक्स डिफाइन है, कितना डिफाइन है E डॉट dx, तो इसको टोटल इंटीग्रेट अगर करेंगे क्लोज्ड चेंबर के लिए तभी टोटल फ्लक्स आएगा। आप समझ पा रहे हो? और वो होगा, ऑब्जर्वेशन कहता है कि Q enclosed on inside Q enclosed मतलब उस चेंबर के अंदर जितना चार्ज, चेंबर के अंदर जितना चार्ज, देखो चेंबर के बाहर भी चार्ज हो सकता है, यहाँ भी चार्ज हो सकता है, यहाँ भी चार्ज हो सकता है, यहाँ भी चार्ज हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली यहाँ पे, वो सारा चार्ज की वजह से निकली, लेकिन Q इनक्लोज्ड जो लेंगे वो केवल अंदर वाले चार्ज का लेंगे। अभी मैं बताता हूँ तो ये स्टेटमेंट है। तो फाइनल जो स्टेटमेंट है, क्लोज्ड इंटरवल E डॉट dx, इसको क्लोज्ड इंटरवल Q इनक्लोज्ड लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट साइन। इन दोनों के बीच का एंगल 0 पर 0 E कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx, dx का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया आएगा स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया होता कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, तो 0 से s तक कर देंगे। है ना? तो E into 4 pi r square is equal to Q enclosed मतलब अंदर चार्ज कितना है, Q था, अपॉन एप्सिलॉन, तो E कितना होगा, Q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के Q है r स्क्वायर, हो गया कि नहीं? ये KQ आएगा। एक्चुअल में गॉस थ्योरम का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, अलग अलग चलो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से भी हम कर सकते हैं। ये होमवर्क है तो मना कर, अब ये सब करने के बाद 3 नंबर मिले कितना का। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो, है किसी को कोई डाउट? नहीं, अब सुनो, तो अपने पास मान लो ऐसा है कोई क्लोज्ड चेंबर जिसका एरिया है, सरफेस एरिया है S, और इसमें है Q1, इधर है Q2, Q3 माइनस Q4 माइनस Q5, ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है? और इधर ये Q7 Q8 Q9 सब चार्जेस हैं। तो अब आपसे ये पूछा गया कि इस सरफेस एरिया से या इस क्लोज्ड चैम्बर से नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर होगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल E डॉट dx इज इक्वल टू Q enclosed
अपॉन इट्स आइगनवेल्यूज। अब Q इनक्लोज्ड कितना है इसके अंदर, देखो इस सरफेस के अंदर कितना है, Q1 Q2 Q3, Q1 plus Q2 plus Q3 minus Q5 minus Q minus Q5 minus Q4 divided epsilon। ये आंसर है एक टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स है क्लोज चेंबर से, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली P डॉट dx, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकलेगी वो सारे इफेक्टिव होगी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से। लेकिन जो फंडे में Q इनक्लोज रखा जाए वो केवल अंदर वाले चार्ज, वो केवल अंदर। अजय प्रताप, यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नो सर। हाँ जी, बाकी और भी लोग, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. तो ये है तुम्हारा गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस अज्यूम करने का कुछ अपना कंडीशन है, वो लिख लो। कंडीशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अज्यूमिंग द गॉसियन सरफेस, नोट कर लो, नोट करके लिख लो इसमें कुछ पॉइंट्स। We assume the Gaussian surface as पहला पॉइंट है as where electric field where electric field will form, where electric field will form 90 degree or 0 degree, 90 degree or 0 degree with the tangent 90 degree or 0 degree with the tangent on the Gaussian surface, on the Gaussian surface. Okay, second point. Gauss law is true for any closed surface. Gauss law is true for any closed surface. No matter what is the shape of surface. No matter what is the shape of surface. ठीक है? बोलो बच्चों को प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब देखो, अब एक इसमें और बात पूछी गई है, तुम्हारी जो बुक है एनसीईआरटी की पेज नंबर 34 पे, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ सिलेंडर। वो भी ऐसे ही देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड due to closed cylindrical surface
तो वो देखो डायग्राम बना होगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 पे ऐसे डायग्राम बना होगा, देखो। तो क्या है ये, इधर से मान लो कैप लगी हुई है ना, खुला नहीं है, कैप इधर से लगी है, इधर से भी कैप लगी है, और इसकी अपनी कुछ भी रेडियस होगी तो इसका अपना एरिया होगा ना, देखो ऐसे होगा जैसे कि इसका रेडियस अगर r होगा तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसको अगर मान लें s तो ये होगा s, तो ये भी होगा s, दोनों एरिया सेम होगा। Yes, sir. तो टोटल फ्लक्स अगर पूछा गया, टोटल फ्लक्स, तो E डॉट dx फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, पहले तो देखो कि सरफेस कितने हैं, और इसमें ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो हम लोग चार्ज की बात ही नहीं कर पाएंगे। कोई पूछ सकता है कि इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि और एक सिलिंड्रिकल सरफेस हमने ऐसे रख दिया है क्लोज्ड पे, तो कोई पूछ सकता है कि अंदर चार्ज कितना फंसे, तो देखना समझना कितना सरफेस एरिया है, देखो ये वाली 1, इधर वाली 2, और इसका सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया समझ आ रहा है, 2 पाई आर एन जो होता है चारों ओर का सरफेस एरिया है ऐसे, तो 3 फ्लक्स आएंगे टोटल, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, और phi3 कौन सा है, ये वाला। ऐसे एरिया अगर इस पे ले लें तो इसकी डायरेक्शन dx वेक्टर की डायरेक्शन इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे देखो Yes, sir. ऐसे देखो, ऐसे सुनो ऐसे, ठीक है, ऐसे एक कागज का बना दो तुम, ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो अब इधर ये जो हॉलो दिखाई दे रहा है इसमें हमने लगा दिया है कुछ ढक्कन टाइप, क्या है, इधर भी बंद इधर भी बंद, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब ये क्लोज्ड सरफेस हुआ कि नहीं हुआ, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा आइडेंटिकल होगा, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, समझना। देखो एक तो ये सरफेस टोटल 2 पाई आर एल, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, कितनी एरिया है टोटल 3 एरिया, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अलग अलग फ्लक्स होगा कितना। अब सुनना, मजेदार बात है ये, मैंने बोला था ना शुरू में ये सब इमेजिनेशन का मामला है कि भाई कुछ नहीं है। देखो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और इसकी जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, इधर भी माना ऐसे या ऐसे किसी एक को पॉजिटिव माना, तो ये जो ढक्कन है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस से तो 90 डिग्री पे होगा ना, ये जो सरफेस है इससे 90 डिग्री पे होगा ना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, चलिए बताओ होगा। Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो E डॉट जो S होगा इसी एरिया को मान लो S, E डॉट S क्या होगा
ये होगा phi 1 इधर से फ्लक्स अगर phi 1 है तो E डॉट S होगा। बताओ समझे ES पास जीरो की वैल्यू तो बनी होगी तो ES होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखो मैं बोल रहा हूँ phi 2। अब phi 2 कैसे कैलकुलेट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो। इस डायरेक्शन को तुमने माना है पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को क्या मानोगे? नेगेटिव। इस डायरेक्शन को क्या मानोगे? नेगेटिव। मैंने क्या बोला था, ये समझने वाली बात है कि जहां जहां ऐसे पैक्ड है सरफेस, उस सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इस सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस बार देखो ds इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा क्या है? तो phi 2 क्या होगा? E डॉट S cos 180। अब ये क्या होगा? माइनस E डॉट या माइनस ES, ये माइनस ES हो गया और ये है ES। वैसे ही देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट हो रही है और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री ले रही है। तो मैंने कहा था कि इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन इज टू बी सपोज लाइक नेगेटिव, देन आउटगोइंग शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। आ रहा है क्या समझ? तो तुम्हारे एनसीईआरटी Yes, sir. लिखा है वो समझा रहा है, तो जो लिखा है वो ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक इतना ड्रामा नहीं है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। तो ये phi 1 phi 2 हो गया, अब phi 3 की बात करेंगे। phi 3 की बात करेंगे। phi 3 को कैसे? phi 3 में मैं कह रहा हूँ कि सरफेस के ऐसे वाला जो सरफेस एरिया है उसके किसी भी टेंजेंट पे एरिया वेक्टर लोगे तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी डिग्री? 90। तो phi 3 क्या होगा? 0. हाँ, E डॉट dx cos 90 0। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0. 0 डायरेक्टली E डॉट s माइनस ES और प्लस 0, टोटल क्या है? 0। अब कोई मुझसे ये पूछे कि इस सिलेंडर में चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा? तो आंसर क्या होगा? तो 0. हाँ बिल्कुल, क्योंकि E डॉट dx इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसी की वैल्यू आ रही है 0। तो Q enclosed कितना होगा? 0। अब समझ में आया? इसीलिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई मेटालिक स्फीयर हमने मान लिया कि कोई सिलिंड्रिकल सरफेस क्लोज्ड रख दिया चारों ओर से, तो उसमें चार्ज इनक्लोज्ड होगा 0, इनक्लोज्ड चार्ज। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है चार्ज नहीं है और पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, शेप ये है, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना फंसेगा चार्ज, ऐसे निकालेंगे। इसमें देखो एग्जांपल नंबर 1.11 दिख रहा है बुक में पेज नंबर 35 पे।
ये सॉल्व एग्जांपल है, ये तुम लोग कर लेना, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना ताकि मैं फिर बात को और आगे करूं। तो fill due to uniformly fill due to infinitely application of Gauss law again. गॉस लॉ का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। दूसरा, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे कैलकुलेट कर, ये प्लस लैम्डा आर डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अरे ये तो बता दो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पूछ रहा हूं मैं कुछ। कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है जिसपे चार्ज है प्लस लैम्डा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही तो डिराइव किया है अभी। अरे ये हुआ है कि नहीं हुआ है तुम्हारे लिए? अजय बता। यस सर हुआ है। अरे कोमा में क्यों चले जाते हो? तुम लोगों से ही तो पूछ रहा हूँ, कोई अमेरिका से आएगा बताने की हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये फार्मूला याद है कि नहीं? और तुमने बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिखा है? कूलम। यही सीख रहे हो? और लिख क्या है? अभी तुमको पता नहीं कि क्वार्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ब्लैंक छोड़ के आए हो तुम। क्योंकि लेता हो यार, तुमसे ज्यादा तो मेडिकल वाले थे, तुमको सारा फार्मूला याद है। अब सुनो, आर डिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक गॉसियन सरफेस लेंगे ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे 90 डिग्री। अब देखो, अगर मैं ऐसा ले लूं गॉसियन सरफेस, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसलिए सिलिंड्रिकल आर रेडियस है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वही नहीं होगा। चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? यस सर। सीधा नहीं बनाएगा, सीधा बनाओ। तो चलो ये भी पैक कर लेते हैं, इसको और इसको भी। तो नेट फ्लक्स कितने सरफेस से आएगा? एक तो ये वाला और दो ये वाला, ये होगा 5, ये होगा 5।
अब सुनो, तो इस पॉइंट पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसे होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नीचे होगी। यहाँ ये ds वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो यहाँ phi2 तो होगा 0, इधर phi1 भी होगा 0, अब बचेगा phi3। phi3 होगा E डॉट ds इज इक्वल टू, ये एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, चक्कर नहीं है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने एल लेंथ का सर्कल से रख लिया, एल लेंथ, इसकी लेंथ अगर एल ले ली, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में नहीं। तो सुनो, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, एल लेंथ वाली रॉड पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये तो लैम्डा है, तो क्यू कितना होगा, एल लेंथ का, एल लेंथ का क्यू होगा लैम्डा इनटू एल, और यही है क्यू इनक्लोज्ड, क्योंकि इतनी ही रॉड इसमें आ पाएगी। ठीक है, ई निकालना है ना हमारे डिस्टेंस पे, तो इधर रहते तो ds को अच्छा एक और बात, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच मान लो यहाँ ds निकालना, ds इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थीटा 0, तो ds कितना होगा, तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आंसर कहा जाता है 2 पाई r है। तो E is equal to lambda L upon epsilon naught into 2 pi r। कैंसिल कैंसिल, ये हो गया 2 के lambda by, वो एनालिटिकल मेथड से किया था और ये गॉसियन थ्योरी से। समझ आया कि नहीं आया? बस समझ आया बच्चों? Yes, sir. अब इसमें तुम्हारी बुक में एक और है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो खुद करो, सॉल्व है हालांकि तुम्हारे बुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग शीट। सेकेंड एप्लीकेशन, charge conducting sheet, charge conducting sheet, जैसे बना दो, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, इधर भी हो इधर भी है चार्ज, तो ये पॉजिटिव, तो ये सिग्मा से डील होगा। सिग्मा क्या है, पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे
सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा से ही तो वी होगा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया अगर इसकी ए है तो सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया की। तो इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना, अगर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना हो और मान ले कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से देखो इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से भाई पॉजिटिव वाले के हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। अब ये इसकी थिकनेस थोड़ी सी है, तो अगर यहीं से एक मान लो मैं ऐसे कट कर दूं कोई सिलिंड्रिकल शेप, तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, अच्छा एक यहां कट कर लूं अंदर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब सुनो, तो इसका जो टोटल एरिया मैंने माना है वो माना है ए, तो इसका भी होगा ए। ये जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट पे उसके साइड वाले भी थिकनेस के बाद भी होती है, तो इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका भी सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फ्लक्स अगर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, नेट फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमको एक गॉसियन सरफेस ऐसा मैंने लिया जो कि इस सरफेस के थोड़ा अंदर है और इस वाले सरफेस के थोड़ा अंदर सिलिंड्रिकल, ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे लिया मैंने, ठीक है। ये थिकनेस है तो ऐसे लिया, तो इसकी वजह से एक फ्लक्स होगा और इसकी वजह से एक फ्लक्स होगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल, वो कैसे लिखा जाएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, बार बार हम वही कर रहे हैं क्या, कि फाई इज इक्वल टू E dot ds closed interval is equal to Q enclosed upon epsilon naught। एक ही फंडा है, ये बार बार वही लगाना है। अब इसकी वजह से देखना, अब ये भी बाहर जा रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फ्लक्स अपोजिट नहीं लेंगे, फाई 1 इसकी वजह से, फाई 2 इसकी वजह से, मान लो फाई 1 और फाई 2 दोनों का अमाउंट सेम है, और डायरेक्शन भी देखो, सरफेस से इधर है, ये सरफेस से इधर है, तो E डॉट ds पॉजिटिव इधर वाला भी, E डॉट ds पॉजिटिव इधर वाला भी, क्यों, क्योंकि इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के जीरो होती है, इसके सरफेस से बाहर है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught,
बताओ तो Q इनक्लोज्ड कितना होगा? Q इनक्लोज्ड कितना होगा बोलो? यहाँ Q इनक्लोज्ड, अब देखो ये पूरा एरिया अगर A है और चार्ज है Q, तो Q इनक्लोज्ड इसके अंदर बड़ा सा सिलेंडर लेते हैं, तो कितना होता? सिग्मा इंटू A ही तो होता, Q इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू A, तो यहाँ लिख लो सिग्मा इंटू A, Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन, और phi1 प्लस phi2 दोनों सेम है, वो है कितना? E इंटू A, और ये कितना है? E इंटू A, ये हो गया 2E इंटू A, अब A से कैंसिल, की वैल्यू आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिया करना है। कंडक्टिंग चार्ज लॉन्ग शीट की वजह से उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसका और भी तरीका है एनालिटिकल, लेकिन वो शाम वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का मेथड ये है, जो गाउस थ्योरम से होगा वो बहुत आसान है। गाउस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली ठीक है। तो इससे Excuse me, sir. सर जो पीरियोडिक टेस्ट के जो ऐसा आंसर शीट थी मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की थी, आपको आपने चेक कर लिया? तो व्हाट्सएप पे तो 2 ही 3 लोग होता है, तुमने चेक कर लिया? ओके सर। और बाकी 90 के आसपास हमारे को ABC 3 सेक्शन का 90 के आसपास बच्चों ने भेजा था, 89 वो सब चेक है, ठीक है। अभी रिलीज कर दूंगा स्कोर जिस दिन आप आपके साइमल्टेनियस जो ईमेल एड्रेसेस हैं उस पर चला जाएगा कि A सेक्शन का कितना सही है, B सेक्शन का कितना सही है, C सेक्शन का कितना आपका। ओके सर। ठीक है, तो सब चेक है, उस पे सेव है ना। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब इसमें 24 क्वेश्चन है एनसीईआरटी, 1.2 ऐसे सारा अटेंड कर रहे हैं, तो कोई भी डाउट है पूछना, मैक्सिमम 2-4 तो पहले सॉल्व ऐसे भी कर दिए। आसान क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सारे लोग सॉल्व कर लेना, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। नहीं तो ये मैं कोचिंग का सिलेबस अगर मैं यहाँ कराता तो अभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शाम वाले। तो ये मैं एनसीईआरटी के सिलेबस को अप टू डेट रखने के लिए करवा रहा हूँ। मुझे अभी तो शाम में मैं कराऊंगा फ्लक्स, उसमें मैं 4 लेक्चर में फ्लक्स ही कराता हूँ, ठीक है। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसी तरीके से आपको दिया है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ये होमवर्क लिखो, आप करोगे, ये बुक में दिया है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो भी पूछना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, देखो प्रदीप अगर आप है आपके पास वो, तो उसके भी क्वेश्चंस नोट्स में जो आए हैं वो कर लो। एनसीईआरटी तो रखनी ही है और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का तो रखना ही है, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। आउटसाइड इनसाइड ये हो गया, सॉल्व एग्जाम्पल भी इसके कर लो, है ना। एक्सरसाइज में पेज नंबर 46 से स्टार्ट है एक्सरसाइज आपकी, और खत्म है ये पेज नंबर 24 बोला है, पेज नंबर 48 पे। उसके बाद है एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज समझाने के लिए और भी कुछ इसमें बातें बहुत सारी, मैक्सिमम तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो और डाउट मुझसे पूछ सकते हो। अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो और पूछ लो, कोई डाउट है किसी को।
अब आओ एक क्वेश्चन जरा छोटा सा पूछता हूँ। Excuse me, sir. Sir, our next class has been started. ठीक है, फिर तो आज इतना ही रहने दो। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था, और यहाँ पे पूछ रहा था। कर लेंगे सब। चलो आज टाइम नहीं है तो